डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, पहला लेसन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमारी एक लास्ट हेडिंग बची हुई है और कुछ हमने छोड़ रखा है, उसको क्लास में ही पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। 2-3 हेडिंग हमने छोड़ा है और ये लास्ट है जो आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे, तो एक लेसन लगभग समाप्त माना जाएगा। और इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं और रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, और जब बल युग्म कार्य करेगा तो उस बल युग्म का आघूर्ण भी होगा। तो हम उसी बल युग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। लेकिन इसको निकालने से पहले हम थोड़ा समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने क्या बताया था, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये बताया गया था कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज को हम कहीं पर रख देंगे तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि इस एरिया में पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। इसके कारण हम किसी टेस्टिंग चार्ज Q0 को लेके आते हैं, तो इसके और इसके बीच एक बल कार्य करता है और हम उस बल को कैलकुलेट करते हैं, और उस बल तथा इसके अनुपात को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो बल होगा, यहाँ इसके जगह जगह स्थान बदलने के साथ साथ इस F का मान बदलेगा। इसका मान तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर F कुछ और होगा, यहाँ पर F कुछ और होगा, यहाँ पर F कुछ और होगा। इस तरह से हम ये देखेंगे कि एक ही आवेश के कारण इससे आसपास के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भिन्न भिन्न होगी। वो कैसे बदलेगी? इस F के मान के बदलने से। यहाँ पर बल का मान दूसरा होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे दूसरा होगा। क्यों बल बदल रहा है? इनके और इनके बीच की दूरी बदल रही है। उस दूरी के कारण, बदलने के कारण इस F का मान बदलेगा, और जब ये बदल जाएगा तो E का मान भी चेंज होता जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर F की वैल्यू अधिकतम होगी वहाँ पर E का मान अधिकतम होगा, जहाँ पर F की वैल्यू कम होगी वहाँ पर E का मान कम होगा। यानी ये F कम होगा, यहाँ आएंगे तो F अधिक होगा, इससे अधिक होगा, फिर इससे अधिक होगा। जैसे जैसे हम नज़दीक बढ़ते जाएंगे बल का मान बढ़ता जाएगा, और उसी के आधार पर E का मान भी बढ़ता जाएगा। अब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इससे दूर की ओर होती है। ये हम कैसे बताते हैं, ये अच्छी तरह से हमें याद रखना होगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये टेस्टिंग चार्ज जो लिया जाता है ये पॉजिटिव लिया जाता है, और ये प्लस क्यू इस प्लस को दूर भगाएगा, अर्थात ये वाला इस पर बल किस दिशा में लगाएगा? बाहर की ओर। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि E की जो दिशा है वो भी बाहर की ओर होती है, यानी प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर की ओर। अब यहीं पर माइनस चार्ज ले लेते हैं। इस माइनस चार्ज से अगर यहाँ पर हमने टेस्टिंग चार्ज रखा और इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, और उसकी तीव्रता अलग अलग जगहों पर निकालनी है, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इसको क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये इसकी तरफ आता है, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा बल का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, E की वैल्यू नज़दीक आने पर बढ़ेगी, लेकिन इस E की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि ये आवेश इस आवेश पर
अपनी ओर आकर्षण बल किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर माइनस चार्ज के कारण उसकी तरफ और प्लस चार्ज के कारण उससे दूर की तरफ। इतनी चीज़ हमको पहले मालूम होनी चाहिए। ई का मान कहाँ से आता है, F1, और यहाँ से F = E × Q0 या Q, ये फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज को रखेंगे, उस चार्ज पे एक बल कार्य करता है, वह बल F = Q × E के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस फिगर में हमको ये समझने के लिए इतनी जानकारी बहुत ज़रूरी थी कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होती है, उसकी दिशा। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे किसी दूसरे चार्ज पे लगने वाला बल F = Q × E होता है। जब इतनी चीज़ हम जान गए, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये मिडिल पॉइंट है, ये स्मॉल एल, हाफ मतलब 2l दूरी होती है, ये l और ये l। इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा। अब जब इसको हम इसमें रखेंगे तो होगा क्या, देखना होगा। अभी हमने वहाँ पर बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज को लेके आएंगे तो उस चार्ज पर एक बल कार्य करेगा, और वो बल किस दिशा में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। यहाँ देखिए, ये प्लस चार्ज है, इस पर एक बल कार्य करेगा, वो इस दिशा में होगा जो F = Q × E। और यहाँ पर देखिए, ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज पर जो लगने वाला बल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पर भी एक बल इस दिशा में कार्य करेगा, F = Q × E। अब इसी को समझना है कि ये बल क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये भी एक चार्ज है, इसको हम टेस्टिंग चार्ज मान लें, और इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसके लिए अभी मैंने सूत्र बताया था कि F = Q × E। तो ये प्लस Q है, इस प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगेगा F = Q × E, और यहाँ पर ये माइनस Q है, इसलिए इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल कार्य करेगा, F = Q × E। अब हमने आगे पढ़ा है कि इस कंडीशन में एक बल F1, यहाँ पर F2, या समान कह लीजिए, दो समान बल एक दूसरे के समांतर और विपरीत दिशा में और भिन्न भिन्न क्रिया रेखा पर अगर कार्य करते हैं तो वो एक बल युग्म बनाते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो ऐसे दो कार्य करने वाले बलों को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो क्या होगा, एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, दोनों बलों की वैल्यू समान है, और जब ये दो बल एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के समांतर अलग अलग क्रिया रेखा पर कार्य करेंगे तो बल युग्म कार्य करेगा, और जब बल युग्म कार्य करेगा तो बल युग्म का आघूर्ण भी होगा। उसी बल युग्म का आघूर्ण हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन से थीटा कोण पर ऐसे तिरछा रखा हुआ है। जब थीटा कोण पर रखा हुआ है और इसकी पूरी लंबाई 2l है, तो अब हम इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। ये है A,
ये बी, इसको हम सी मान लेते हैं। इस कोण की सहायता से देखा जाए तो ये लंब हो गया, ये लंब और ये कर्ण इस कोण के लिए। तो अगर हम साइन में अगर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे कर्ण कितना है 2l। तो बी सी बराबर 2l साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसकी हम 2l साइन थीटा लंबाई लिख सकते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए होता क्या है, ये बल एक ही है और दूसरा ये, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम निकालते हैं। तो आघूर्ण बराबर क्या होता है कि एक बल गुणे इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इसी से हमको बल आघूर्ण निकलता है। अब हमने इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी भी निकाल लिया और दोनों पर लगने वाला बल भी हमें पता है। तब हम लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण, इसको टाउ से लिखा जाता है तो F इंटू आर होता है, तो F इंटू बी सी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू है Q इंटू ई और बी सी इज इक्वल टू है 2l साइन थीटा। गुणा कर दीजिए जरा, 2ql ई साइन थीटा। इस 2ql को देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2l इंटू क्यू। ये किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है Q इंटू 2l, एक आवेश गुणे वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो 2ql इज इक्वल टू P यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अभी हमें फार्मूला मिल जाएगा P साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू, ये बल आघूर्ण होगा। अब इस बल आघूर्ण का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, ये एक चीज समझना है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90, हम जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो टाउ मैक्सिमम निकालना हो तो पी ई साइन 90 यानी कि पी ई। यानी यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको हम इसके लंबवत रखें, अभी हमने थीटा कोण पर रखा था, इसको हम सीधा कर दें, बिल्कुल 90 अंश के कोण पर कर दें, तो इस बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, दूसरा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में हमको समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इसको हम ऐसे न रख करके ऐसे रख दें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और इसमें हमने ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ से ये एल और ये एल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। यहाँ पर भी इस चार्ज पर एक बल कार्य करेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसका डायरेक्शन होगा ये। इस पर भी एक बल कार्य करेगा
F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इसकी डायरेक्शन होगी सेम ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला बल F इज इक्वल टू क्यू ई इस पर इस डायरेक्शन में और इस पर इस डायरेक्शन में, दो समान बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही क्रिया रेखा पर लगे हुए हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगे। उस कंडीशन में हमें बल युग्म नहीं मिलेगा, और जब बल युग्म नहीं मिलेगा तो टॉर्क क्या होगा, ये टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। कैसे? टी मिनिमम पी ई साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। साइन ज़ीरो अंश इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो। इस तरह से हमको किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने पर उस पर बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो तो किस कंडीशन में कितना होगा, ये हम बता सकते हैं। एक सेम कंडीशन और मिलेगी इसी की, थर्ड थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिया जाए तो हम जानते हैं साइन 180 की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। यानी क्या होगा, इसी को जो हमने ऐसे रखा है इसी पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा दिया जाए ऐसे, यानी 180 अंश पे घूम के आ जाए, तो भी यहाँ पर वही कंडीशन होगी कि इस पर ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा और ये प्लस क्यू इधर आ जाएगा। इस पर एक बल कार्य करेगा, इस पर एक बल कार्य करेगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, वहाँ पर भी बल युग्म नहीं बनेगा, और इस तरह से हमें टाउ इज इक्वल टू ये भी ज़ीरो ही मिलेगा। तो हम 3 एंगल पर याद रखेंगे इसके लिए। 90 डिग्री पर, 30 पर भी पूछा जा सकता है, 60 पर भी पूछा जा सकता है, 45 पर भी पूछा जा सकता है। वो हमें जो एंगल देगा उसके आधार पर निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैक्सिमम 90 डिग्री पर, मिनिमम 0 साइन 0 पर, और थीटा इज इक्वल टू 180 अगर करते हैं तब भी हमें टाउ 0 मिलता है। तो इस प्रकार से ये लेसन आप लोगों का आज समाप्त हो रहा है। और बच्चे जो है, हम लोग जो वीडियो भेज रहे हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितना देख रहे हैं, कितना समय में देख रहे हैं। तो आप लोगों के लगाव को, रुझान को देख करके हम लोगों की भी मेहनत लगता है कि बेकार जा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ी मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें इसको। और अभी तक किसी भी इंटर के छात्र का मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया कि हमें कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया। न किसी ने आज तक बात किया कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमें क्या परेशानियां हो रही है, क्या दिक्कत है, कोई अभी तक कमेंट मेरे पास नहीं आया। इसलिए हम चाहेंगे कि आज जो है ये लेसन समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। 2-3 हमने हेडिंग छोड़ रखा है, जैसे वैद्युत बल रेखाएं, और कूलाम्स लॉ में जो है उसका जो है वेक्टर फॉर्म जो है नहीं पढ़ाया हमने, और 1-2 चीज़ें और हैं जो अच्छे से समझानी पड़ेंगी। तो थोड़ा उसको हम क्लास में ही समझने की कोशिश करेंगे। अब जितना इसमें न्यूमेरिकली या डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चन था सब हमने बताया आप लोगों को, और इसी से रिलेटिव जो होंगे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल को बताएंगे और उसको आप लोग करिए। और जिसके पास बुक नहीं होगी, मैं न्यूमेरिकल का जो है बुक का जो है पेज भेज दूंगा फ़ोटो, उससे आप लोग जो है पढ़ करके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पूरा लेसन इसको समाप्त करेंगे। और अभी पूरा जून और हो सकता है जुलाई में भी आगे आप लोगों को 2-3 लेसन 4 लेसन तक ऐसे ही पढ़ने पड़ें। इसलिए आप लोग बुक्स वगैरह मार्केट में आ चुकी हैं, उनसे संबंध कर लेकर के बुक्स का आज इंतज़ाम कर लीजिए और अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़िए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जब हम आपकी मेहनत को देखेंगे तो हम थोड़ा और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छी तरह आपको बताने की या समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा भी थोड़ा मन लगेगा कि नहीं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग कड़ी मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, समझने की कोशिश करें
नहीं समझ में आता है तो पूछने की कोशिश करें, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग कड़ी मेहनत करें।